बिहार प्रदेश जनता दल चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल.वी. सिंह का आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले हम सभी की तरफ से बिहार के उन दो सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप सभी को पता ही होगा कि अपने बिहार के दो सपूत रोहतास के श्री खुर्शीद खान और जहानाबाद के श्री लक्कू शर्मा जम्मू कश्मीर के बारामूला में 17 अगस्त को शहीद हो गए। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री जी ने शहीदों के परिवारों को 36 लाख रुपये देने की घोषणा की, जो कि उन्हें प्राप्त भी हो गया है। इसके अलावा उनके परिवार से एक आश्रित को सरकार द्वारा नौकरी भी दी जाएगी। आप सभी का 14वें संडे संवाद में लाइव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जाने माने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की और सामयिक मृत्यु के मामले में सीबीआई की जांच को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार के फैसले को सही ठहराए जाने के मुद्दे पर हम आज के संडे संवाद में आप सबसे बातचीत करेंगे। बीते सप्ताह मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है, उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। नियोजित शिक्षकों को मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है, उस बारे में भी आपको बताएंगे। बिहार में विभिन्न पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, इस विषय पर भी आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 15 साल के दौरान बिहार में कानून का राज स्थापित करने और राज्य के कोने कोने में शानदार सड़कों का जाल बिछाने के विषय पर भी हम आपसे संवाद करेंगे। इसके अलावा बाढ़ और कोरोना के स्थिति पर भी आपको अपडेट देंगे। सबसे पहले बिहार के बेटे और लोकप्रिय अभिनेता रहे स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी की पहल पर बातचीत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत की असामयिक मृत्यु के मामले में बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को सही ठहराया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में आखिरी में लिखा है, अब दिवंगत भी अच्छी तरह सोएंगे, सत्यमेव जयते। मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्वीट में लिखा, आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा पटना में दर्ज कराए गए मामले पर बिहार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एवं बिहार सरकार द्वारा इस मामले को सीबीआई को सौंपने के निर्णय को विधि सम्मत एवं उचित ठहराया गया है। कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाह रहे थे, जबकि राज्य सरकार का मानना था इसका न्याय हो। मुझे भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई यथाशीघ्र इस मामले की जांच करेगी और शीघ्र न्याय मिल सकेगा। और जैसे आप सबको पता है, सीबीआई की टीम पिछले 2 दिनों से बॉम्बे पहुंची हुई है और जांच कर रही है। आप सबको याद ही होगा, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने इस मामले में पटना में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन ही जांच के लिए बिहार की पुलिस टीम बॉम्बे गई और जांच शुरू कर दी। जांच को गति देने के लिए बिहार सरकार ने एक आईपीएस अधिकारी को मुंबई भेजा, जिनको महाराष्ट्र सरकार ने क्वारंटाइन कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता बिहार पुलिस की जांच से संतुष्ट थे, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा था। इस मामले पर मुख्यमंत्री जी खुद नजर बनाए हुए थे। आप सबको पता है कि बिहार से संबंधित कोई भी विषय हो, किसी को न्याय दिलाना हो, किसी की मदद करनी हो, मुख्यमंत्री जी बेहद सक्रिय और संवेदनशील रहते हैं। फिर वह बिहार में रहने वाला व्यक्ति हो या देश के किसी कोने में रहने वाला बिहारी, मुख्यमंत्री जी हमेशा बिहार और बिहार वासियों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जिस दिन सुबह सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने
इस मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया। उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में बिहार सरकार ने अपनी तरफ से बड़े बड़े वकीलों को रखा, जिससे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलाने की इस प्रक्रिया में मजबूती के साथ बात रखी जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के हर कदम को सही माना, पटना में दर्ज किए एफआईआर को सही माना, सीबीआई जांच की अनुशंसा को सही माना। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला बिहार की अस्मिता की जीत है, हम सबों की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत के वृद्ध पिताजी और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए प्रयासों की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से जारी एक संदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कहा गया कि उन्होंने बाधित न्याय प्रक्रिया को गति दी। अब हम आपको बिहार की तरक्की से जुड़े उन विकास योजनाओं की संक्षेप में जानकारी दे देते हैं, जिनका बीते सप्ताह मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री जी ने 20 अगस्त को 15,192 करोड़ से अधिक की लागत वाली 14,405 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और नई अनुरक्षण नीति के तहत 1992 करोड़ की 1985 किलोमीटर सड़कों एवं 36 पुलों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 13,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 12,255 किलोमीटर ग्रामीण पथों और 139 पुलों का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य की जनता हम लोगों को फिर से काम करने का मौका देगी तो हर खेत को सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। हर खेत की सिंचाई को पानी देने के अलावा बिहार के गांवों के विकास को और गति देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक अन्य निश्चय भी किया है। इसके तहत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। गांव को जोड़ते हुए उन्हें मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा ताकि स्टेट हाईवे, एनएच और प्रखंडों तक गांव से जाने में लोगों को और सहूलियत हो। टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 44 के करीब टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया था, जिनमें अधिकांश टोले को जोड़ दिया गया है। बाकी बचे हुए टोलों को बहुत जल्द जोड़ दिया जाएगा। टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के बेहतर निर्माण से आवागमन बेहतर हुआ है। बिहार की 89% जनसंख्या गांव में निवास करती है, 89, और 76% लोगों की आजीविका का आधार कृषि है। अब तक 3 कृषि रोड में बनाए गए हैं। इससे फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। बेहतर सड़क होने की वजह से किसान अपनी उपज बाजार तक आसानी से पहुंचा रहे हैं। इससे उनको उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2962 करोड़ की 6,795 किलोमीटर लंबाई के 2,815 पथों को जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 9,173 करोड़ की लागत से 33,399 किलोमीटर लंबाई के 11,890 पथों को जोड़ा गया है। हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण और हर घर तक नल का योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने 18 अगस्त को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के प्रशासनिक भवन एवं शैक्षणिक सह प्रयोगशाला भवनों का भी उद्घाटन किया। इन भवनों के निर्माण में कुल 268 करोड़ रुपये दिए हुए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। यह अब राष्ट्रीय रैंकिंग में 18वें स्थान पर आ गया है। अब बात करते हैं किस तरह मुख्यमंत्री जी ने बिहार को जंगल राज और गड्ढा राज से बाहर निकाला। आप सबको निश्चित रूप से याद होगा कि लालटेन वालों के राज में
बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। माननीय न्यायालय ने उस राज को जंगल राज की संज्ञा दी थी। माननीय लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार बिहार की पहचान बन गई थी। हम लोग बिहारी कहने में शर्म महसूस करते थे। अगर बिहार से बाहर जाते थे तो लोग हमें हे दृष्टि से देखता था कि कहाँ से ये आगे हैं। नौकरी में भी जब भी हमारे बच्चे जब भी बिहार का नाम लेते थे तो उन पर क्वेश्चन मार्क लगता था और उन्हें पीछे धकेल दिया जाता था, उन्हें मेरिट रहते हुए पीछे धकेल दिया जाता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जी के समक्ष अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती थी तो वो यही थी कि कानून का राज कैसे स्थापित करें। पूरे दृढ़ निश्चय के साथ साथ काम करने की पहचान रखने वाले मुख्यमंत्री जी ने इस चुनौती को स्वीकारा और करके दिखा दिया। मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में इस बारे में बात रखते हुए कहा, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश भर के राष्ट्रीय अपराध संज्ञेय अपराध का औसत दर 1 लाख की जनसंख्या पर 383.05 है। बिहार का औसत दर 1 लाख की जनसंख्या पर 222.01, कहने का मतलब नेशनल एवरेज से ये काफ़ी कम है, 160 पॉइंट कम है, यानी देश के औसत दर से काफ़ी कम है। अपराध के मामले में देश भर में बिहार 23वें स्थान पर है। यह स्थिति तब है जब बिहार की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। शुरुआती दौर से ही हम लोगों ने तय किया था कि पुलिस थाने में एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति हम लोगों को जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, ये हमेशा रहेगी। आप सबको लालू राबड़ी राज के समय की सड़कों के बारे में तो जरूर याद होगा। उस दौर को याद रखने के कई कारण है, क्योंकि पहली बात तो उस टाइम सड़कें थी ही नहीं, और जहाँ थोड़ी बहुत थी वहाँ यह पता करना मुश्किल था कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढे में सड़क है। इसलिए जब बात सड़कों की आती है, कुछ लोग लालू राबड़ी को गड्ढा राज भी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस में अपने उद्बोधन में इस बारे में बात रखते हुए कहा, हम लोग के राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए अनेक सड़कों और पुलों का निर्माण, पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। अब हम बात करते हैं रोजगार की। हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर नियुक्तियां की प्रक्रिया जोरों पर है। मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ही इस बारे में घोषणा कर दी थी। इससे एक तरफ युवाओं को नौकरियां मिलेंगी तो दूसरी तरफ शासन व्यवस्था का काम और ज़्यादा सुचारू रूप से हो सकेगा। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग में तो 4,997 नर्सों की नियुक्तियों के साथ तैनाती भी कर दी गई है। राज्य के अस्पतालों में 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति भी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। सभी पंचायतों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित कर दिया गया है, जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की हमारी नीति के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को खिलाड़ियों के लिए 250 से अधिक पदों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाएगा। सितंबर माह में 17 से 50 से अधिक लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं सैनिटरी इंस्पेक्टर की नियुक्तियां पूरी की जाएगी। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 4,000 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 1998 और सार्जेंट की 215 पदों पर 16 अगस्त से आवेदन जारी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3.5 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 18 अगस्त को पंचायती राज संस्थानों के और तमाम नगर निकायों के शिक्षकों को नई सेवा शर्त नियमावली लागू मंजूरी दे दी है।
इससे 3.5 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ, ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का लाभ सितंबर 2020 से ही दिया जाएगा। इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। ऐसे शिक्षक राज्य के किसी भी कोने में ट्रांसफर ले सकेंगे। प्राथमिक से मध्य तथा माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग्यता के अनुसार उनकी प्रोन्नति भी की जाएगी। ये प्रधानाचार्य भी बन पाएंगे। मातृत्व अवकाश 135 की जगह अब 180 दिनों का होगा। 15 दिनों का पितृत्व अवकाश भी मिलेगा। अनुकंपा के आधार पर समूह ग और घ के पदों पर नियोजन भी होगा। फेसबुक लाइव संडे संवाद कार्यक्रम के आखिर में अब बाढ़ और कोरोना पर आपको अपडेट दे देते हैं। अब तक 9,56,341 बाढ़ पीड़ितों को बैंक खातों में 6-6 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बाकी बचे हुए बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही की जा रही है। प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं, जिनमें रोजाना लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। तटबंधों के निकट पर्याप्त मात्रा में जरूरी सामग्री की उपलब्धता है, ताकि कटाव या रिसाव की स्थिति में तत्काल मरम्मत का काम किया जा सके। जनता के सहयोग और सरकार की तरफ से किए गए युद्ध स्तर के प्रयासों की बदौलत कोरोना के खिलाफ में लड़ाई में अच्छे नतीजे सामने आने लगे हैं। आप सबों को ध्यान होगा, पिछले सप्ताह लगभग प्रतिदिन बिहार में 4,000 केसेस पॉजिटिव आते थे। ये पिछले 3 दिनों से लगभग 2,500 के आसपास ही रह रहे हैं। यह एक बहुत शुभ समाचार है। रोजाना 1 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हो रहा है, 1.25 लाख टेस्टिंग हो रहा है। 21 अगस्त शाम 4 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक 1,12,000 टेस्ट एक दिन में हुए थे। रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा है, नेशनल रिकवरी रेट से ज़्यादा है। यहाँ 78.05% हो गया है। लेकिन यह इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखिए। और मैं अपने संडे संवाद में कोरोना संक्रमण के चलते उसमें जो हमारे चिकित्सा कर्मी हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको मैं धन्यवाद देना कभी नहीं भूलता हूँ। इसलिए आज के संडे संवाद में मैं उन सभी चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, नर्सेस, अदर पैरामेडिकल स्टाफ, ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि इस महामारी में अपना तन मन धन लगाए हुए हैं। और मैं आप लोगों को आज ग्रामीण चिकित्सा कर्मियों को मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। आप लोग धैर्य से सुनेंगे। आज प्रातः हमारी वार्ता मुख्यमंत्री जी से हुई दूरभाष पे। मुख्यमंत्री जी को आपके बारे में स्थिति बताई गई, जो आप लोग कुछ अधैर्य हो रहे हैं। आप लोग नहीं, ज़्यादा लोग तो बहुत धैर्य रखे हैं, कुछ लोग जिनका कोई योगदान नहीं था वो अधैर्य हो रहे हैं और लोगों को अधैर्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना हुआ, उन लोगों को हमने प्रशिक्षण दिलवाया है, उन लोगों के लिए निश्चिंत होकर काम करे। हम लोग सोच रहे हैं समय पर कुछ न कुछ करेंगे ही। और उन्होंने तुरंत ही वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि डॉक्टर एलवी सिंह के साथ मिल करके आप लोग बात कीजिए, जो किस ढंग से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बार बार मैं कहता हूँ, एक नई चीज़ है, पूरे देश में कहीं पे इस तरह की प्रथा नहीं है कि आपको सीधे किसी पोस्ट के अगेंस्ट में बहाली कर दी जाए। इसलिए पहले पोस्ट का निर्णय करना पड़ेगा, उसके आधार पर आपको सरकारी सहभागिता, आपके सेवा को किस ढंग से सरकार में लिया जाएगा। तो हमें लगता है इसमें अभी अब सारा चीज़ ट्रैक पर है। कोरोना महामारी का भी ये कम हुआ है और स्वास्थ्य विभाग इस पर जल्द ही कुछ ठोस निर्णय लेगी। और स्वास्थ्य विभाग के निर्णय लेने से नहीं होगा, ये चूँकि नया प्रस्ताव रहेगा, इसलिए कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट से लंबी प्रक्रिया है, इसलिए आपसे मैं बार बार आग्रह करता हूं कि हम लोग खुद आपके लिए सक्रिय हैं। आप सिर्फ धैर्य बनाए रहिए
अभी 2-4 महीना धैर्य बनाइए ना, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा थोड़े है कि आपके लिए मुख्यमंत्री चिंतित नहीं है। चूंकि बजट का भी प्रोविजन नहीं है, तो अब बजट का प्रोविजन करना है, बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। ये सारे कार्य होंगे और बहुत जल्द मतलब 3-4 महीने के अंदर में ही आपको, आपके लिए मुख्यमंत्री बहुत चिंतित है और कुछ न कुछ ऐसा उपाय करेंगे जिससे कि आपके हित, जो निर्णय आपके हित में होगा, आपको सम्मान मिलेगा और आप खुश रहेंगे। उनका सिर्फ एक ही अपील है कि आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, कोरोना महामारी में अपना योगदान दीजिए। हम लोग सक्रिय हैं और धैर्य रखने का उन्होंने परामर्श दिया, बार बार धैर्य रखने के लिए, और कुछ न कुछ उपाय निकाला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय बिहार।